नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रखनी है अब आपको तैयारी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, इनसे करेंगे बातचीत। साथ ही हमारे साथ आज है खास मेहमान सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी, इनसे करेंगे बातचीत। तो विकास जी, आपका बहुत स्वागत है शो में, और पूरी रिसर्च टीम से समझेंगे अलग अलग सेक्टर्स का हाल आज। लेकिन बाजार का कारोबार कैसा रहा, सबसे पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो हमने देखा दिन भर उतार चढ़ाव झेलने के बाद बाजार ने निचले स्तरों से शानदार रिकवरी दिखाई और लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाकर बंद हुए। निफ्टी 46 अंक चढ़कर 18,000 के बेहद करीब बंद हुआ। निफ्टी बैंक 225 अंकों की तेजी के साथ 38,521 की नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। सेंसेक्स भी 150 अंक चढ़कर 60,284 के नए लाइफ हाई पर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स आज भी नए उच्चतम स्तरों पर बंद होने में कामयाब रहे। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से क्या डेटा सामने आ रहा है। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशक, इन्होंने आज कैश मार्केट में करीब 278 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं डीआईआई से भी आए हैं बिकवाली के आंकड़े करीब 740 करोड़ रुपए के। तो बाजार में आज उतार चढ़ाव और उसके बाद अच्छी और शानदार रिकवरी, क्या है मायने इसके, समझते हैं अनिल जी से। भारतीय बाजारों में कल ऐतिहासिक स्तर बनने के बाद आज कमजोर और सुस्त शुरुआत की आशंका थी, और वजह अमेरिका में रही कमजोरी और डाउ फ्यूचर्स भी थे कमजोर। ऐसे में ऐसा लगा कि भारतीय बाजार एसजीएक्स निफ्टी जैसा कि 100 पॉइंट नीचे दिख रहा था वैसे कमजोर खुलेंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। उसके मुकाबले में एकदम शांत हल्की सी नेगेटिव क्लोजिंग हुई और उसके बाद थोड़ा सा फिसले, और पहले सपोर्ट लेवल से ही बाजार शुरुआती आधे घंटे में ही रिकवरी करने में कामयाब रहे। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भारतीय बाजारों में बना हुआ है वो फिर से नजर आया। उसके बाद दिन भर सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार करते हुए दिखे, लेकिन आखिरी एक घंटे में जो रफ्तार पकड़ी पूछे मत। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, सेंसेक्स, सारे इंडेक्स जबरदस्त एक्शन में आते हुए दिख रहा है। आज जो क्लोजिंग मिली है आपको सारे इंडेक्स में, वो फिर से लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग मिली है। तो पांचों के पांच इंडेक्स कल की तरह आज भी लाइफ टाइम हाई पर बंद होते हुए नजर आए, और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों ने दिन के दौरान लाइफ टाइम हाई बनाया। तो निफ्टी और सेंसेक्स नया लाइफ हाई भले ना बना पाए हों, लेकिन बैंक निफ्टी नए लाइफ हाई पर दिन के दौरान पहुंचा और 38,500 के ऊपर पहली बार बंद हुआ। निफ्टी भी 18,000 के आसपास बंद होने में कामयाब रहा। तो रिकॉर्ड तो बने, आज भी चौतरफा खरीदारी का माहौल था। तो भारतीय बाजारों में ग्लोबल मार्केट्स के संकेतों के विपरीत भी ताकत दिखाई है और अच्छी खासी खरीदारी स्क्रीन पर होती हुई दिखी है। जो मोमेंटम है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, साथ ही फ्लोज जो ट्रेडर्स की तरफ से और दूसरे एचएनआई इन्वेस्टर्स की तरफ से वो मजबूत दिख रहे हैं, और इन सब के चलते एक्शन आज भी भरपूर रहा। चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी का। विकास जी, बाजार रिकॉर्ड लेवल पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल बाजार पर आगे आने वाले समय की आपकी राय क्या है? आज के इस कारोबार पर नजरिया, साथ ही कल के लिए इंट्राडे और हफ्ते भर का व्यू कहां पर? हाँ बिल्कुल स्वाति, देखिए बाजार में तो बहुत ही धुआंधार तेजी का माहौल बना हुआ है। कल जिस तरह से यूएस के मार्केट्स में एक गिरावट थी, फिर आज सुबह डाउ फ्यूचर्स भी कमजोर थे, तो लग रहा था आज थोड़ा करेक्शन हो सकता है, बट ड्यूरिंग द डे मतलब शुरुआती करेक्शन, शुरुआती वीकनेस के बाद बाजार में एक अच्छी रिवर्सल हुआ, एक अच्छी तेजी हुई, पर्टिकुलरली लेड बाय बैंकिंग स्टॉक्स और मेटल स्टॉक्स, जिनमें बहुत ही शानदार तेजी। एफएमसीजी ने भी कंट्रीब्यूट किया। सिर्फ एक ही सेक्टर वीक था, वो था आईटी स्टॉक्स, जो कि टीसीएस के थोड़े उम्मीद से कम नतीजों के कारण से हम देख रहे हैं आईटी स्टॉक्स में थोड़ी बिकवाली है। और जहां तक मेरा कल का पिक है, कल मुझे लगता है आईटी स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे। कल इंफोसिस, विप्रो और माइंडट्री तीनों के नतीजे हैं, और मेरा ये मानना है कि जैसे अनलाइक टीसीएस, इंफोसिस और विप्रो के नतीजे काफी बेहतर होने चाहिए। जैसे हमने एक्सेंचर के नतीजे देखे, मुझे लगता है इंफोसिस, विप्रो शुड पॉजिटिवली सरप्राइज आवर मार्केट्स। तो कल के लिए मेरी खरीदारी करने की सलाह इंफोसिस के ऊपर, जो कि आज 1685 के लेवल पे बंद हुआ है, और कल का मेरा इसमें टारगेट रहेगा 1750 रुपए का, और स्टॉप लॉस रखना है 1660 रुपए का। और जहां तक मेरी पोजिशनल पिक का सवाल है, मेरी पोजिशनल पिक है एक ऑटो कंपोनेंट स्टॉक का नाम है सोना बीएलडब्ल्यू। ये आज 650 के आसपास बंद हुआ है। एक बहुत ही दमदार सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्ले है। ये कंपनी बहुत ही सीरियस फोरे कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपोनेंट्स में। इस तरह से सरकार का फोकस रहा है, पीएलआई स्कीम अभी अनाउंस करी है, उसमें भी पर्टिकुलरली फोकस किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। फिर इस कंपनी के पास मार्की क्लाइंट्स है, एक बहुत ही जबरदस्त
14-15 हजार करोड़ की ऑर्डर बुक है, तो मुझे लगता है ये स्टॉक को पोजिशनली बिल्कुल खरीदना चाहिए। और मेरा इसमें पोजिशनली टारगेट है 725 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 630 रुपए का। तो इंट्राडे के लिहाज से इन्फोसिस में खरीदारी की सलाह विकास सेठी की, और हफ्ते भर का नजरिया सोना BLW में रखने का सुझाव दे रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट विकास जी। आगे बढ़ते हैं, इन्फोसिस की बात हुई, हमारे आज के एक्सपर्ट का इंट्राडे पिक इन्फोसिस ही है और कल नतीजे भी हैं। तो Q2 में इन्फोसिस कैसे नतीजे पेश करेगी और नतीजों को सपोर्ट कहां से मिलेंगे समझते हैं। कुशल गुप्ता हमारे साथ है। कुशल, जरा बताएं इन्फोसिस के नतीजों से क्या अनुमान लगाया जा रहा है? जी, तो मिले जुले नतीजों की एक्सपेक्टेशंस हम लगाकर चल रहे हैं इन्फोसिस के साथ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो डॉलर आए हैं कंपनी की वो करीबन 5% बढ़ने का हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं और 396.6 करोड़ डॉलर पर कंपनी अपने नतीजे घोषित कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कंपनी का जो मार्जिन्स है वहाँ पर 23.7% के मुकाबले 22.1% के मार्जिन्स कंपनी रिपोर्ट करती हुई दिख सकती है और कंपनी का जो मुनाफा है वो करीबन 2.5% बढ़कर 5,325 करोड़ पर आ सकता है। तो ओवरऑल कंपनी के जो नंबर्स हैं टॉप लाइन में तो बेहतर साइड पर रहेंगे, पर कहीं ना कहीं जो वेज हाइक का इम्पैक्ट है और जो सप्लाई साइड चैलेंजेस है उस वजह से कंपनी का जो मार्जिन्स है उस पर इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है। कुशल, ये बात बताइए, कल तो विप्रो के नतीजे भी आने वाले हैं। अब उससे पहले शेयर में काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिली, हालांकि ये शेयर बढ़त पर बंद होने में कामयाब जरूर रहा, लेकिन विप्रो के जो नतीजे हैं सितंबर तिमाही के, वो कैसे रहने का अनुमान जताया जा रहा है? तो विप्रो के जो तिमाही नतीजे हैं वहाँ पर आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, खासकर जो डॉलर आए हैं कंपनी की वहाँ पर ऑलमोस्ट 6.3% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको कंपनी की मार्जिन्स पर भी आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मार्जिन्स ऑलमोस्ट स्टेबल रह सकती हैं 17.5% पर। यही नहीं, कंपनी का जो मुनाफा है वहाँ पर थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है, जो अन्य आय है उसकी कमी से कहीं ना कहीं इनके जो ओवरऑल मुनाफा है उस पर एक इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है, जो कि 3243 करोड़ से घटकर 2810 करोड़ रुपए की आय जो है कंपनी घोषित कर सकती है। और जहां तक क्वार्टरली गाइडेंस की बात है, हमारा अनुमान यह है कि जो पिछली तिमाही में उन्होंने गाइडेंस दी थी वो ऑलमोस्ट रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस सिमिलर लेवल्स पर ही इस बारी भी रिपोर्ट कर सकते हैं और ये जरूर देखना होगा कि जो इनके वर्टिकल्स हैं वहां से किस तरह की परफॉर्मेंस आती हुई नजर आ सकती है। तो आईटी स्पेस से दिग्गज कंपनियों के नतीजे कल, और इन्फोसिस तो विकास जी आपकी इंट्राडे पसंद है ही, विप्रो पर कोई स्पेशल राय? नहीं स्वाति, विप्रो पे भी मैं पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है विप्रो भी मार्केट्स के एस्टिमेट्स को बीट करेगा, पॉजिटिवली सरप्राइज करेगा। विप्रो पे भी खरीदारी करने की सलाह, और मुझे लगता है कल विप्रो इन्फोसिस दोनों ही अच्छा करेंगे। और इवन परसों HCL टेक के नतीजे वो भी मुझे लगता है उम्मीद से बेहतर होने चाहिए। बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं। पिछले एक हफ्ते में IEX का शेयर 25% उछल चुका है और इस उछाल से डालमिया भारत को भी जोरदार फायदा होगा, लेकिन कैसे? एक्सक्लूसिव रिसर्च की है हमारी टीम ने और वरुण दुबे हमारे साथ है एक्सक्लूसिव रिसर्च को अच्छे से समझाने के लिए। वरुण, जरा बताएं, डालमिया भारत से जुड़ी जो एक्सक्लूसिव रिसर्च आपने निकाली है उसमें क्या सामने निकल कर आ रहा है? देखिए, 4 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से डालमिया भारत स्टॉक पे आपको नजर रखनी है। सबसे पहले तो ये कंपनी सीमेंट के कारोबार में है और सीमेंट के दाम और मांग जिस हिसाब से बढ़ रही है उसका फ़ायदा इस कंपनी को मिलेगा। शुगर सेक्टर में भी इस कंपनी का एक्सपोजर है और आपने देखा कि चीनी के दाम जो है 4.5 साल के ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं, तो उसका फ़ायदा कंपनी को मिलेगा। डालमिया पावर इस कंपनी की 100% सब्सिडरी है और आपने देखा कि पावर की मांग जिस तरह से बढ़ रही है उसका फ़ायदा भी इस कंपनी को मिलेगा। और चौथा और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में इस कंपनी का करीब 15.5% के आसपास का हिस्सा है और इस 15.5% के आसपास की हिस्से की अगर आप वैल्यू निकालें तो ये आती है करीब 3,600 करोड़ के आसपास की। आपने देखा पिछले कुछ दिनों में IEX में जिस तरह से तेज़ी देखने मिली उसके चलते इस कंपनी की जो वैल्यूएशंस है उसमें अच्छा खासा इजाफा हुआ है। मैं आपको बता दूं, दरअसल इनके पास करीब 20% के आसपास का हिस्सा जो है वो IEX में था और मई के महीने में इन्होंने करीब 4.5% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो बेची थी 487 करोड़ में। मार्च में हिस्से की जो वैल्यू थी वो 2000 करोड़ के आसपास थी। 500 करोड़ के आसपास बेचने के बावजूद अब जो वैल्यू है वो करीब 3600 करोड़ के आसपास की है और वो इसलिए है कि मार्च से अब तक IEX के स्टॉक में करीब
37% के आसपास की, और मई से अब तक आईएक्स के स्टॉक में करीब 115% के आसपास का उछाल देखने मिला है। इनफैक्ट मैं इस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहा था डालमिया भारत की। FY18 में आईएक्स में जो इनका स्टेक था उसकी वैल्यू 486 करोड़ के आसपास की थी, जो अब बढ़ के 3600 करोड़ के आसपास की हो चुकी है। यानी कि आईएक्स में जिस तरह से तेज़ी देखने मिल रही है उसका एक फ़ायदा जो है वो डालमिया भारत को हो सकता है, क्योंकि एक ग्रुप जो है डालमिया ग्रुप वो आईएक्स में काफ़ी बड़ा स्टेक जो है वो होल्ड करता है। इसके अलावा सीमेंट, शुगर और पावर सेक्टर में जिस तरह से तेज़ी देखने मिल रही है उसका भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो डालमिया भारत को होगा, और इसके लिए डालमिया भारत जो है उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। शुक्रिया वरुण, ये एक्सक्लूसिव रिसर्च डालमिया भारत से जुड़ी हुई हम तक पहुंचाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोयले की किल्लत की, कोहराम की, जो कि पिछले कुछ दिनों से मचा हुआ है। पावर प्लांट्स में कोयले की किल्लत बनी हुई है। स्टेटस रिपोर्ट क्या कहती है, आशीष चतुर्वेदी से समझते हैं। बताइए आशीष। देखिए, देश में 135 कोयले के जो है पावर प्लांट्स हैं। इनमें से 115 प्लांट्स ऐसे हैं जहां पर सामान्य से कोयले की जो अवेलेबिलिटी है वो कम देखने को मिल रही है। एक एक करके मैं आपकी सभी जो लिस्ट है वो सामने रखता हूं। फिलहाल देखिए, 17 प्लांट्स देश में ऐसे हैं जहां पर कोयला बिल्कुल नहीं है, जीरो अवेलेबिलिटी है। 26 प्लांट ऐसे हैं जहां पर एक दिन का स्टॉक अवेलेबल है। 22 प्लांट ऐसे हैं जहां पर 2 दिन की उपलब्धता है। 18 प्लांट्स ऐसे हैं जहां पर 3 दिन का जो भंडार है वो प्लांट्स के पास देखने को मिल रहा है। 13 प्लांट्स ऐसे हैं जहां पर 4 दिन की अवेलेबिलिटी है। सिमिलरली आप देखें तो करीब करीब 8 प्लांट्स ऐसे हैं जहां पर 6 दिनों की जो कोयले की आवश्यकता है। मैं आपको बता दूं कि 70% बिजली का जो उत्पादन है भारत में वो कोयले के माध्यम से होता है, और सरकार लगातार कह भी रही है कि जो डेली अवेलेबिलिटी है वो जो सप्लाई है उसे बढ़ाया जा रहा है, और कोयले की जो उपलब्धता है इस पर बढ़ाने के लिए सरकार जो है लगातार प्रयास भी कर रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका आशीष, इस पूरी खबर पर और ज्यादा डिटेल्स हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, हम शो के खास सेगमेंट शर्मा जी के ऑप्शन का समय हो गया है। HDFC सिक्योरिटीज के बीके शर्मा से करते हैं बात। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए खास स्ट्रैटेजी कहाँ? जी नमस्ते स्वाति जी। कल के लिए जो खास स्ट्रेटजी है वो है डीएलएफ और टाटा केम। और पहले लेते हैं हम डीएलएफ को। हमने देखा कि रियल एस्टेट के अंदर शेयरों में लगातार तेजी बनी हुई है, और डीएलएफ काफी बढ़कर अभी कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था। आज थोड़ा सा बाहर निकला है, तो मुझे लगता है अभी ये तेजी से गति वापस पकड़ सकता है। तो ये डीएलएफ के अंदर आप अक्टूबर माह की 430 की कॉल खरीद सकते हैं, जो आज जिसकी क्लोजिंग थी 21 रुपए। स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 17 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 28। दूसरा टाटा केमिकल, जो भरपूर फायदा होगा इसको, जिस तरह की इसकी जो प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ रही हैं उसके हिसाब से। तो अक्टूबर का 980 की कॉल जो 41 रुपए पे क्लोज हुई है, आप खरीदें। स्टॉप लॉस रखिए उसमें 28 रुपए का, और टारगेट आपका रहेगा 61 रुपए का। कल की बात करने की आवश्यकता नहीं है, वो भी अच्छे ही थे और उसका टारगेट आज हो गया था, तो उसमें कोई ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा आप लोगों का। और ये जो स्टॉप लॉस हैं दोनों के, वो आप ऊपर बढ़ाते रहिए। आशा तो यही है कि कल ही इनके टारगेट हो जाएं, और दोनों में से अगर एक स्टॉक आपको चुनना हो टाटा केमिकल और डीएलएफ में, तो एक स्टॉक चुनना हो तो मैं समझता हूँ कि डीएलएफ ऑप्शन आप लें। धन्यवाद, जय हिंद। अब जानते हैं ऑल टाइम पर पहुंचे बाजार पर क्या रखनी है अब आपको कल की खास तैयारी, अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 125-150 पॉइंट जो नीचे थे वो रिकवर होकर लगभग फ्लैट हो चुके थे। यानी कि अमेरिका में एग्जैक्टली किस तरह का सेशन होगा अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन इतना बुरा नहीं होगा ये आप मानकर चल सकते हैं। तो देखते हैं अमेरिका से किस तरह के संकेत आते हैं। ग्लोबली कमोडिटीज के दाम काफ़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, चाहे फिर वो मेटल्स हो या दूसरी सॉफ्ट कमोडिटी, तो वो एक्शन एक और है जिस पर नजर रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय बाजारों के अपने संकेतों की बात करें तो डेटा काफ़ी बेहतर बनते हुए दिख रहे हैं, और जो ट्रेडिंग रेंज है इमीडिएटली कल सपोर्ट के तौर पर 17,800 17,850 की रहेगी। एक बार 18,050 ये हाई जो पुराना है निफ्टी का वो पार करते ही बाजार और मजबूती दिखा सकता है, तब 18,150 18,200 तक की यात्रा निफ्टी कर सकता है। बैंक निफ्टी ने 38,500 के ऊपर बेहतरीन क्लोजिंग दी है। अब सपोर्ट के तौर पर बैंक निफ्टी में 38,100 38,300 की रेंज काम करेगी, और एक बार 38,600 को पार करने के बाद 38,900 39,000 की तरफ बैंक निफ्टी बढ़ सकता है। ये तो बात हुई इंडाइसेस की, लेकिन
मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में चुनिंदा एक्शन अब भी बरकरार रहने वाला है। नतीजों का सीजन जोरों पर है। कल कुछ आईटी कंपनियों के नतीजे होंगे जो बाजार बंद होने के बाद होंगे, मसलन इन्फोसिस, माइंडट्री। तो आईटी सेक्टर जो पिछले 2 दिनों में थोड़ा सा कमजोर रहा है, अब देखते हैं वहां पर क्या कुछ रिकवरी आती है। लेकिन बाजार की लीडरशिप पूरी तरह से बैंकिंग शेयरों के हाथों में है, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हो और सरकारी बैंक तो काफी जबरदस्त हैं ही, और बैंक निफ्टी भी मजबूती के साथ निफ्टी को ऊपर ले जाने को तैयार है। तो चौतरफा सपोर्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी को आता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में अगर ग्लोबल संकेत बहुत खराब ना हुए, हल्के फुल्के तो हम पचा लेंगे, बहुत खराब हुआ तो अलग बात है। अगर शांत क्लोजिंग भी रहे अमेरिका में और हरे निशान में हो जाए तो बहुत बढ़िया, बाजार अपनी चाल को और आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। कल के बाजार पर जानी स्ट्रैटेजी, आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया से करते हैं बात। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए कहाँ रखी जा सकती है ऑप्शन स्ट्रैटेजी? मार्केट में जिस तरीके से ट्रेडिंग पैटर्न बने हुए हैं वो तो बाय ऑन डिप्स के ही है, और जो भी डिप मिल रही है मार्केट में वहाँ बिल्कुल बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। आज भी लोअर साइड से काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली और 18,000 के आसपास हम बंद हुए। तो जिस तरीके से मार्केट में आज की क्लोजिंग हुई है, हमें लगता है कि यहाँ से और तेजी का मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो इसीलिए हम इस तेजी को प्ले करने के लिए 18,000 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जो कि करीब आज 81 रुपीज के आसपास क्लोज हुआ है। इसमें 60 रुपीज का स्टॉप लॉस रखना है और हम मानते चल रहे हैं 120 रुपए तक की अपसाइड इस कॉल ऑप्शन में देखने को मिलेगी। तो 18,000 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करके लॉन्ग साइड का ही ट्रेड इनिशिएट करने की सलाह देंगे। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें, कल के सेशन में हमें लगता है अशोक लीलैंड पे फोकस रखना चाहिए। जिस तरीके से आज ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, कंटिन्यूटी देखने को मिली, तो अशोक लीलैंड का सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। कल के सेशन में हमें लगता है 146, 148 तक की अपसाइड अशोक लीलैंड में आते हुए दिख सकती है। तो 136 के स्टॉप लॉस से अशोक लीलैंड भी बाय करने की सलाह रहेगी। शुक्रिया राजेश जी, कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी देने के लिए आए। अब विकास जी आपके पास हम आ रहे हैं और समझेंगे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कहां रखने की सलाह देंगे। बिल्कुल स्वाति, जो मेरा आज का लॉन्ग टर्म स्टॉक है, एक मेटल स्टॉक है जो कि मेरा एक पसंदीदा सेक्टर रहा है। मैंने निचले लेवल से कई बार इन सब स्टॉक्स को रिकमेंड किया है। आज जो स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूँ वो है नेशनल एल्यूमिनियम, नाल्को, जो कि आज 101 के आसपास बंद हुआ है। एक बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, फुल्ली इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरर है, जो कि बॉक्साइट, एल्यूमिना और एल्यूमिनियम वहां से इंटीग्रेशन है पूरा। और बाकी जिस तरह से एल्यूमिनियम के जो प्राइसेस हैं वो लाइफ टाइम हाइस पे है, उसका एक फायदा होना है। फिर आज जब बाजार बंद हो रहे थे उसके आसपास खबरें भी आने लगी कि बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला जी ने भी जून क्वार्टर में इस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी है, तो उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। बाकी लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे फंडामेंटली बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे ये स्टॉक नजर आता है। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह, और मेरा 9 से 12 महीने में 150 रुपए का इसमें टारगेट है। नाल्को में लॉन्ग टर्म खरीदारी करने की सलाह विकास सेठी की। बहुत शुक्रिया विकास जी, आप हमारे साथ आज इस शो में शामिल हुए। यहाँ पर बाजार आज और कल में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।